नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के दूसरे अध्याय संघर्षकालीन भारत के एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप पर जो है अपने चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं महाराणा प्रताप पर जो है अपना आज का लेक्चर। तो इसमें यह है एक तो सबसे पहले तो इनके जन्म पे जो है प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि वर्तमान राजसमंद जिले में पड़ता है राजस्थान में, उस कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ नामक एक महल है। उस कटारगढ़ महल के अंदर, या कटारगढ़ जो एक उसमें जो एक भवन बना हुआ है, उस भवन के अंदर बादल महल, उस बादल महल में जयवंता बाई की कोख से इनका जन्म होता है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित कटारगढ़ के बादल महल में जयवंता बाई, इनकी माँ का नाम था ये जयंता बाई या जयवंता बाई, इनकी माँ का नाम, उनकी कोख से ये जन्म लेते हैं। और इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। बचपन में इनका नाम कीका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, कीका इनके बचपन का नाम था। कीका शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी बच्चा या पहाड़ी बालक, ये इसका जो है शाब्दिक अर्थ है कीका का। उसके अलावा इनका राज्याभिषेक जो है 32 वर्ष की अवस्था में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ, उदयपुर के गोगुंदा नामक स्थान पर। यानी गोगुंदा जो है उदयपुर में एक जगह का नाम है, उस स्थान पर जो है इनका राज्याभिषेक, यानी ये एक प्रकार से राज तिलक इनका एक होता है। और 32 साल की अवस्था में ये थे। इनके एक प्रकार से बड़े भाई जगमाल को सबसे पहले उदय सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन बहुत सारे जो है वीर सरदार, जो सिसोदिया सरदार जो थे, वो प्रताप जी के जो है पक्ष में थे, महाराणा प्रताप के पक्ष में थे। इसलिए जो है 28 फरवरी 1572 को जैसे ही उदय सिंह का देहांत हुआ, तो उनके जो है देहांत वाले दिन ही 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा नामक स्थान पर जो है प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद में जो है अकबर की साथ जो है इनके संबंधों पर विशेष तौर पे जो है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में प्रश्न हमेशा जो है आता है। और उनकी जो है एक प्रकार से अकबर के साथ जो भी राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, उन पे काफ़ी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी में से जो है एक अपने अकबर के साथ उसके संबंधों पर जो है अपनी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने काफ़ी सारे जो है एक प्रकार से शिष्टमंडल अपने दूत भेजे प्रताप के पास कि वो अकबर की अधीनता, यानी अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन महाराणा प्रताप अपने आप में स्वतंत्रता प्रिय एक प्रकार से और शासक थे, और उन्होंने जो है उनके द्वारा भेजे गए सभी शिष्टमंडलों को जो है सिरे से नकार दिया। तो उन शिष्टमंडलों का पेपर में एक क्रम जो है कई बार पूछा जाता है, तो वो क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है बात आती है जलाल खां कोची की। जलाल खां जो कि अकबर के एक प्रकार से दरबार में अपने आप में एक दरबारी मंत्री था, और उसने जो है 1572 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए ये प्रताप के पास जाता है, लेकिन असफल हो जाता है। उसके बाद में 2 नंबर बात आती है राजा मान सिंह की, यानी जिसको मान सिंह प्रथम भी कहा जाता है। ये मान सिंह प्रथम आमेर के राजा भारमल का पुत्र, और भगवंत दास जो आमेर मतलब जयपुर, तो आमेर के जो है शासक भगवंत दास का पुत्र है, और जोधाबाई का जो है ये भतीजा जो है माना जाता है। तो मान सिंह प्रथम जो है वो अपने आप में 1573 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास जाता है शिष्टमंडल के तौर पे, लेकिन ये भी अपने आप में असफल हो जाता है। इनसे संबंधित एक खास बात ये है कि ये अपने आप में उदयपुर की पिछोला झील के किनारे जो है अपने आप में उनके साथ मिलते हैं प्रताप के साथ, लेकिन प्रताप की गैर मौजूदगी में उनका पुत्र अमर सिंह जो है वो अपने आप में राजा मान सिंह से भेंट करता है, और इससे जो है मान सिंह नाराज हो जाता है और वो खाली हाथ वापस मुगल दरबार में उपस्थित हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे भगवंत दास सितंबर 1573 में अपने आप में जाता है। पहले पुत्र गया, लेकिन पुत्र असफल होता है, तो फिर उसका पिता अर्थात भगवंत दास जो है वो अपने आप में 1573 ईस्वी के सितंबर महीने में अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास जाता है, लेकिन असफल हो जाता है ये भी। उसके बाद में बात आती है टोडरमल की। टोडरमल अपने आप में एक बंदोबस्त अधिकारी, राजा टोडरमल जो है बंदोबस्त अधिकारी थे, या यूं कह सकते हैं
कि इन्होंने दहशाला पद्धति जो है शुरू की और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और एक खास बात कि अकबर के ये अपने आप में वित्त मंत्री के तौर पे कार्य किया करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, अकबर के वित्त मंत्री के तौर पे जो है ये भारमल जो है वो टोडरमल जो है वो काम किया करते थे। दिसंबर 1573 ईस्वी में जो है ये अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास जाता है, लेकिन यहाँ भी ये असफल हो जाता है। अब इसमें जो है बात आती है इनके क्रम की कि कौन कौन सा व्यक्ति कब से कब तक गया है। तो क्रम में जो है बड़ा आसान, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। आप जो है 4 शब्द याद कीजिए और चारों में जो है ये पूरा जो है याद हो जाएगा। जमा भट्टो, ये शब्द आपको याद रखना है, जमा भट्टो। पेपर में प्रश्न आए कि अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास गए शिष्टमंडलों का सही क्रम क्या है, तो उत्तर आएगा जमा भट्टो, अर्थात जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ये चारों जो है नाम इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये एक छोटे से ट्रिक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सीधा याद हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जो है जब अकबर पूरी तरह से असफल हो जाता है अपने इन मंसूबों में, शिष्टमंडल के उसके जो है टोटल जितने भी भेजे गए चारों असफल हो जाते हैं, तो फिर उसने जो है एक प्रकार से कड़ा रुख अपनाने का प्रयास किया, सजा देने का प्रयास किया। तो उसी सजा के तौर पे जो है सबसे पहले जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। विश्व प्रसिद्ध जो है युद्धों में ये माना जाता है। हालांकि ये युद्ध जो है अपने आप में अनिर्णित युद्ध रहा, इसमें जो है किसी भी पक्ष को जो है स्पष्ट तौर पे जो है विजय प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इतिहास में इस युद्ध का बहुत महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में जो है जो भी अपने परिणाम पढ़ेंगे तो उनमें जो है बात आएगी कि क्यों इसका महत्व बढ़ जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा और खमनोर, गोगुंदा उदयपुर में और खमनोर राजसमंद में जो है पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक पीली मिट्टी वाला जो है अपने आप में एक पथरीला क्षेत्र है, और उसी पीले मिट्टी के जो है पथरीले क्षेत्र होने के कारण ही इस घाटी को हल्दी घाटी जो है एक प्रकार से कहा जाता है। जहाँ ये युद्ध हुआ है तो इसी वजह से इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा। 7 अलग अलग पहाड़ियाँ हैं और 7 पहाड़ियों पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो अपने आप में वो हल्दी की तरह पीले रंग का जो है एक प्रकार से चमकता सा दिखाई देता है वो पहाड़ी क्षेत्र। इस वजह से जो है इस क्षेत्र को हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं, और इसी वजह से जो है एक प्रकार से इसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। अब ये किन किन के मध्य हुआ है तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एक तरफ हैं, और उसके अलावा जो है अकबर के जो है सेना नायक मान सिंह। ये मान सिंह वही है वो जो अपने आप में दूसरे नंबर पे शिष्टमंडल के तौर पे जो आया था, वही मान सिंह जो है प्रथम अपनी सेना लेकर जो कि अकबर की तरफ से लड़ता है, और इधर महाराणा प्रताप जो है अपनी सेना के साथ जो है एक प्रकार से इस युद्ध में शामिल होते हैं। इस युद्ध में सबसे पहले जो है महाराणा प्रताप अपने आप में शुरुआती दिनों में ही जाकर जो है इस हल्दी घाटी के तंग दर्रे में जाकर बैठ जाते हैं, और मान सिंह को इसी चीज़ का नुकसान एक प्रकार से उठाना पड़ता है। 18 जून 1576 ईस्वी को जो है एक प्रकार से ये युद्ध शुरू हुआ था, और एक ही दिन जो है ये युद्ध हुआ है। तो 18 जून 1576 ईस्वी को एक भीषण घमासान होता है दोनों सेनाओं के मध्य। और आगे बातें हैं इस खास जो इस युद्ध की जो बातें हैं उनमें एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी कौन है? एक पठान जो है मुगल या पठान जो है अपने आप में मुस्लिम सेनापति है। ये प्रताप की ओर से मुगल सेना के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त होता है, अर्थात प्रताप की तरफ से लड़े हैं और मुगलों के विरुद्ध जो है एक प्रकार से ये लड़े हैं और वीरगति को प्राप्त हुए हैं। एकमात्र मुस्लिम सरदार है ये जो अपने आप में प्रताप की तरफ से जो है युद्ध में लड़ते हुए शहीद होते हैं या मारे जाते हैं। तो एकमात्र जो है एक प्रकार से पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, प्रताप की ओर से हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? उत्तर आएगा हकीम खां सूरी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के लिहाज से भी जो है ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा जो है बात आती है मुगल इतिहासकार या मुगल जो साहित्यकार है बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल रहा है। उसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट जो है अपनी पुस्तक मुंतखाब उल तारीख, इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार से ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है ये, मुंतखाब उल तारीख में जो है अपने आप में उसने बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी इसका पूरा नाम था, तो उसने जो है आंखों देखा हाल अर्थात लाइव टेलीकास्ट जो है इस युद्ध का किया है।
उसके बाद में बात आती है इस युद्ध के परिणामों की। तो परिणामों में खास बात तो ये है कि अकबर को जो है अपने आप में यही था कि मैं या तो प्रताप को जीवित पकड़ूं या मुर्दा उसको पकड़ूं और उसको किसी भी तरीके से जो है अपने अधीन कर पाऊं, लेकिन ऐसा करने में वो पूरी तरह से असफल रहता है। तो पहला परिणाम तो ये निकलता है कि अकबर जो है प्रताप को जीवित या मुर्दा पकड़ने में असफल रहा, सबसे पहला परिणाम। उसके बाद में क्योंकि इस युद्ध में जो है प्रताप अपने आप में बड़ी बहादुरी से, बड़ी वीरता से जो है अपनी छोटी सी सेना के सहारे, छोटी सी सेना के बलबूते जो है अपने आप में प्रताप की अकबर की बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करते हैं, इसलिए प्रताप की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और अकबर जो है अपने आप में इस युद्ध में जीतते हुए भी जो है एक प्रकार से हार महसूस करता है। उसके अलावा जो बात आती है, अकबर ने अपने नवरत्न मान सिंह और जलाल खां कोची, जलाल खां जो है, ये जलाल खां और मान सिंह वही हैं जो पहले और दूसरे नंबर पे जो अपने आप में अपने आप में वो लड़ने के लिए जो है उसके शिष्टमंडल के तौर पे जो गए थे, उन दोनों को जो है अपने आप में अपने दरबार में आने से रोक दिया था, उनकी ड्यूटी बंद कर दी थी। ड्यूटी मतलब मेरे दरबार में आप उपस्थित नहीं हो पाओगे। 2 साल तक जो है प्रताप मान सिंह और जलाल खां से जो है अकबर नाराज रहता है और 2 साल तक नवरत्न होने के बावजूद भी जो है वो अपने आप में अकबर के दरबार में मान सिंह उपस्थित नहीं हो पाया था। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन बाद में जो है अकबर की मान सिंह की भुआ जोधाबाई के जो है कहने पर या उनके जो है आग्रह पर अकबर जो है अपने इस मान सिंह नामक नवरत्न को अपने दरबार में वापस बुलाता है। तो ये याद रखने वाली बात है। उसके अलावा जो है बात आती है कि प्रताप द्वारा अकबर के विरुद्ध जो है उसके बाद में आक्रामक नीति अपनाई जाती है। ये भी इसके युद्ध के परिणामों में अपने जो है लिख सकते हैं या जोड़ सकते हैं कि प्रताप ने इस युद्ध के बाद अकबर के विरुद्ध अपने आप में आक्रामक नीति अपनाई और इसी नीति के परिणाम स्वरूप उसने एक महत्वपूर्ण युद्ध, जिसको दिवेर का युद्ध के नाम से जानते हैं, वो लड़ा है और उसमें सफलता प्राप्त की है। थोड़ी देर बाद में उसकी चर्चा करेंगे। अब ये तो इसके 4-5 जो है कुछ एक परिणाम हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बात आती है इस युद्ध के कुछ एक नाम हैं। इस हल्दी घाटी की युद्ध जो है इसके कई सारे नाम जो है वो रखे गए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो है कर्नल जेम्स टोड, जो कि इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के जो एक प्रकार से खास तौर पे अंग्रेज थे ये और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अपने इनको कह सकते हैं और अंग्रेज थे। और उन्होंने जो है सन 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तक लिखी थी सन 1829 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राजस्थान नाम शब्द जो है एक प्रकार से वो दिया था। या राजस्थान जो नाम है वो अपने आप में कर्नल जेम्स टोड की इसी पुस्तक में जो है वो मिलता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से जो है पुकारा है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये मेवाड़ की थर्मोपल्ली। अब ये मेवाड़ की थर्मोपल्ली है क्या चीज़, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो याद रखेंगे, इतिहास की जो है विश्व इतिहास में हम पढ़ते हैं यूनान की सभ्यता या है ना ग्रीस की सभ्यता, तो उसमें जो है एक युद्ध हुआ था 480 ईसा पूर्व में, थर्मोपल्ली का युद्ध। अब इस थर्मोपल्ली के युद्ध में क्या था, फारस और यूनान के मध्य, फारस यानी जिसको ईरान अपने कह सकते हैं, तो उस फारस और ईरान के मध्य ये युद्ध होता है। और फारस का या ईरान का जो फारस और यूनान के मध्य, अर्थात ईरान और यूनान के मध्य जो अपने आप में ये युद्ध होता है। और इसमें जो है फारस का या फिर ईरान, फारस और ईरान एक ही बात है। तो फारस का शासक था डैरियस फर्स्ट या दारा प्रथम, जिसको अपने बोल सकते हैं। तो उस दारा प्रथम ने अपने आप में 1 लाख की सेना लेकर इस थर्मोपल्ली के मैदान में जो है यूनान की सेनाओं के साथ युद्ध किया। लेकिन यूनान के 10,000 सैनिकों ने मिलकर अपने आप में उनकी फारस की 1 लाख की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अपने आप में इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। ठीक ऐसा ही मेवाड़ के युद्ध में, अर्थात मेवाड़ के इस हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ है। क्योंकि अकबर की बहुत बड़ी सेना अपने आप में मान सिंह के नेतृत्व में आई है और उधर प्रताप की एक छोटी सी सेना जो कि अपने आप में भीलों की, अपने आप में आदिवासी सेना जो है उसके पास थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ा डटकर मुकाबला किया है और अकबर के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। तो इसी वजह से जो है इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है कर्नल जेम्स टोड ने कहा है।
उसके बाद में इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको खमनोर का युद्ध भी अपने आप में कहा जाता है, क्योंकि खमनोर की पहाड़ियों के आसपास जो है वो पीली पहाड़ियों के मध्य ये युद्ध हुआ है। ये इस हल्दी घाटी के युद्ध का एक अन्य नाम ले सकते हैं अपने। उसके अलावा जो है इसका एक अन्य नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हाथियों का युद्ध इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रताप और अकबर की तरफ से जो है अपने आप में 5 महत्वपूर्ण हाथी हैं जो अपने आप में इस युद्ध में भाग लेते हैं, और इसी वजह से जो है इस युद्ध को हाथियों का युद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने वाली बात है। अब इस युद्ध में कौन कौन से घोड़े महत्वपूर्ण और कौन कौन से हाथी महत्वपूर्ण थे जो इस युद्ध में भाग लेते हैं, पेपर में सीधा पूछा जाता है। प्रताप का प्रिय घोड़ा सबको याद है, चेतक उनका प्रिय घोड़ा था जो सफ़ेद कलर का और बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ा माना जाता है। ये अपने आप में यूँ मान लो कि एक योद्धा की तरह जो है उनके साथ हमेशा रहा, और इसी हल्दी घाटी के युद्ध में जो है चेतक घायल होकर शहीद हो जाता है। उसके बाद में जो है उनका एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। ये राम प्रसाद हाथी भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, महाराणा प्रताप का ये प्रिय या प्रसिद्ध हाथी माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसी राम प्रसाद नामक हाथी को अकबर की सेनाएं गिरफ्तार कर लेती हैं या इनको घेर लेती हैं, और उसके बाद में अकबर की सेना सेवा में जो है ये हाथी चला जाता है। तो अकबर ने जो है इस राम प्रसाद नामक हाथी का नाम पीर प्रसाद कर दिया था। ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि राम प्रसाद एक हाथी था जो कि प्रताप का जो है प्रसिद्ध हाथी माना जाता है, और इसी राम प्रसाद हाथी को जब अकबर की सेनाएं गिरफ्तार कर लेती हैं तो उसके बाद में अकबर ने जब अकबर की सेवा में ये गया तो उसने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। प्रताप का एक अन्य महत्वपूर्ण हाथी था लूणा, जो इस युद्ध में जो है अपने आप में लड़ता है। और उसके बाद में जो है बात आती है मान सिंह का एक महत्वपूर्ण हाथी था जिसका नाम था मर्दाना, जिस हाथी के ऊपर जो है मान सिंह अपने आप में बैठकर युद्ध लड़ने जाता है, तो उस हाथी का नाम मर्दाना था। और अकबर का एक हाथी भी इसमें जो है अपने आप में शामिल होता है जिसका नाम था हवाई। तो अकबर का जो है महत्वपूर्ण हाथी भी इस युद्ध में जो है शामिल होता है जिसका नाम हवाई हाथी था। उसके बाद में जो है बात आती है इस युद्ध के बाद में, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के परिणामों में हमने पढ़ा है कि अकबर के खिलाफ जो है वो अपने आप में आक्रामक नीति अपनाता है प्रताप। तो उन्हीं आक्रामक नीतियों में एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है जिसका नाम है दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध जो है वो 1582 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य होता है, और इसमें जो है महाराणा प्रताप जो है अपने आप में एक तरफा जीत हासिल करते हैं। प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है ये युद्ध, दिवेर का युद्ध। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड, वही इतिहासकार जो अपने आप में अंग्रेज थे, और उन्हीं अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। अब ये मेवाड़ का मैराथन क्या चीज़ है, तो ये सेम वही बात, वही जो मेवाड़ की थर्मोपल्ली, तो थर्मोपल्ली का युद्ध यूनान और ईरान की सेनाओं के मध्य हुआ था, ठीक वैसा ही युद्ध यूनान और ईरान की सेनाओं के बीच में दोबारा जो है एक युद्ध होता है जिसको मैराथन का युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 480 ईसा पूर्व में जो है अपने आप में युद्ध होता है। तो 490 ईसा पूर्व में जो है ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी सेम वही है कि एथेंस और स्पार्टा, दो यूनान के जो है अपने आप में दो नगर थे। इन्हीं एथेंस और स्पार्टा के जो है सेनाओं ने मिलकर जो है 10,000 की सेनाओं ने मिलकर दैरियस फर्स्ट की जो है सेनाओं को पराजित किया था। और सेम वैसा ही जो है प्रताप की सेनाओं ने यहाँ पराजित कर दिया है अकबर की सेनाओं को। इसलिए इसको जो है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। इस युद्ध का नाम है मेवाड़ का मैराथन। पहले वाला मेवाड़ की थर्मोपल्ली था हल्दी घाटी का, और दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन के नाम से जो है पुकारा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों जो है बातें हैं। तो इस तरीके से आज जो है अपने इस टॉपिक में इतना ही। तो महाराणा प्रताप अपने आप में एक वीर शिरोमणि जो है रहे हैं, और उन्हीं के जो है स्वतंत्रता प्रिय शासन की वजह से मेवाड़ अपने आप में चहुमुखी तरक्की प्राप्त करता है। जी हाँ, तो इस जो है टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका जो है विवरण इस तरीके से है, फटाफट इनको जो है आप लिख लें। तो पहला प्रश्न है महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। थोड़ा जो है साफ नहीं लिखा है, लेकिन जैसे भी है आप थोड़ा समझने का प्रयास करें। बोल रहा हूँ मैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ।
ये प्रश्न है। दूसरा है अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए या स्वीकारने के लिए किनको प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, यानी किन लोगों को अपने शिष्टमंडल में शामिल करके उसने भेजा था। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है मैंने आपको एक ट्रिक दिया है, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। फिर प्रताप के प्रिय घोड़े और उनके प्रिय हाथी का नाम क्या था, ये आपने बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद में बात आती है हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार का नाम क्या था, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद में बात आती है हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम, जो हमने परिणाम पढ़े हैं वही परिणाम आप जो है यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। फिर बात आती है मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। मेवाड़ का मैराथन कौन सा युद्ध था जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पांचों प्रश्न जो है 7 प्रश्न है, ये 7 प्रश्नों में 3-4 प्रश्न जो मैंने निशान लगाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा अच्छी तरीके से टैली कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।